सभी को गुड आफ्टरनून। यूनिट 5 आज हम लोग को स्टार्ट करनी है। पहले हम लोग यूनिट 5 का सिलेबस आपके सामने रखता हूँ, या वो टॉपिक्स जो इस यूनिट में हमें पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स लिखता हूँ। पहला जो लिखा है इन्होंने, इसका टाइटल डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये टाइटल है इस यूनिट का। पार्टिकल्स। और जो पहला जो पॉइंट लिखा है, रिव्यू ऑफ historical development of mechanics up to Newton। बैकग्राउंड, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स axioms of motion। मैं आज इतना ही लिखता हूँ, इससे आगे बात नहीं कर पाऊँगा। बची हुई सिलेबस आप अपने आप देख लेंगे। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ, ये बुक हमने आपको रिकमेंड करी है परचेज करने की। ये बेटर बुक है जो भी कंपैरेटिवली है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा देखा तो इस यूनिट को बहुत कोशिश की है कि अच्छे से लिखा जाए। ठीक है, ये बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स बाय बीके गोयल एंड बीएस अग्रवाल। बीके गोयल एंड बीएस अग्रवाल। मैं पहले पब्लिशर से कंफ्यूजन हुआ था। इसका पब्लिशर है एसजे पब्लिकेशंस। एसजे पब्लिकेशंस। आपको इंटरेस्ट आएगा इसको बुक को पढ़ने में। लैंग्वेज इसकी सिंपल है, ये मैंने देखा, क्योंकि जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग ये बुक है। समझ गए? सबसे पहली बात तो मैं, चूँकि पहला क्लास मान के चलिए, अभी तक जो पढ़ा था वो प्रैक्टिकल की वजह से हमने यूनिट को स्टार्ट किया। फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि जो फिजिक्स है ये फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है, और जो हमारी फिजिकल लाइफ है वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। फिजिकल लाइफ का मतलब भौतिक जीवन है। ठीक है, और इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स शब्द जो बना है वो मैंने पहले भी बता दिया है कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है नेचर। और व्हाट इज नेचर? नेचर में है क्या? इसको अब सिलेबस से हट के थोड़ी देर आम पब्लिक बन के सोचिए, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन के सोचिए, क्या है इस फिजिकल वर्ल्ड जो हमको आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, यानी हमें ज्ञानेंद्रियों से पता चलता है। एक बहुत बड़ा स्पेस है, सोचिए,
समझिए। और स्पेस में फैलाव बहुत है। इसमें बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। ये तो हम जो बड़ी बॉडीज हैं, बड़ा स्वरूप है इस फिजिकल वर्ल्ड का, उस डायरेक्शन में अपने आप को देखने के लिए प्रस्तुत कर रखा है। तो इस एंगल से हम देख रहे हैं। हम इस फिजिकल वर्ल्ड को शून्य की तरफ भी देख सकते हैं और अनंत की तरफ भी देख सकते हैं। जब हमने अनंत के स्वरूप के रूप में देखना चाहा तो हमें ये फिजिकल वर्ल्ड स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के रूप में समझ में आया। बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं इस यूनिवर्स में, और वो बहुत सारे सोलर सिस्टम्स के अलावा हमने गैलेक्सी शब्द भी पढ़ा है, सुना है। गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के सेंटर्स हैं। और अब एडवांस स्टेज में आपने ब्लैक होल्स का भी नाम सुना है, न्यूट्रॉन स्टार्स का भी नाम सुना है। ये आंखों से दिखते नहीं है, साधारण तरीके से डिटेक्शन होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंस हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ग्रेविटेशन की क्षमता है। ब्लैक होल्स में तो लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाती, ऐसा आपने सुना। बहुत ही विशाल यूनिवर्स है, बहुत सारे रहस्य हैं। कुछ लोग हिम्मत जुटा के इस रास्ते में चल पड़ते हैं, वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़ते हैं, और उन रहस्यों को खोजने में बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं। उन्होंने कहा भैया हमारी ये यात्रा हमारे बस की नहीं है, चलो हम आसीपास देखते हैं, अपनी पृथ्वी को देखते हैं। जब पृथ्वी को देखने लगते हैं तो इसमें भी बहुत सारे प्रकार के पदार्थ तो वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं, लेकिन सॉलिड में भी अनेक रंग रूप लिए हुए बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। ये स्वरूप है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का। जब हम बचपन में जन्म लेते हैं, हमें याद नहीं है कि हमने कैसे इस फिजिकल वर्ल्ड को देखना शुरू किया, नहीं याद है। लेकिन हमें क्या दिखता होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको देख के। और जब आप इंटरेक्ट करते हैं, जब वो हमारी भाषा नहीं बोल पाता है, सिर्फ रोता है, खेलता है, जब थोड़ा समझना शुरू करता है तो आप अट्रैक्ट करते हो, उसको पहचानवाना शुरू करते हो, बेटा ये क्या, ये क्या। ये आपके साथ भी किया गया होगा। इस फिजिकल वर्ल्ड को आपने देखना शुरू किया होगा, समझना शुरू किया होगा, इर्द गिर्द पहचानना शुरू किया होगा। ये घर है, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, ये सिस्टर है, ये पड़ोसी हैं। फिर और आगे बढ़े, स्कूल भेज दिए गए तो स्कूल है, ये टीचर हैं, ये मेरी क्लासमेट है। रास्ते में गए कि और सारे लोग मिलते हैं, साइकिल देखी, खिलौने देखे, वगैरह वगैरह, और दायरा बढ़ता चला गया। और यहाँ तक आ गए पढ़ते पढ़ाते हुए बीएससी पार्ट 1 की क्लास में, बीटेन कॉलेज में आके बैठ गए। आके
लेकिन जो जन्म में आपने शुरुआत की थी समझने की, आंसर सुनाई दे रहा है, अब उसी काम को तो आपने बढ़ाया आगे। क्या हो रहा है? सब चलते चले जा रहे हैं, कोई रुकता ही नहीं है। रात में सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर वो इनसे बात करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब गतियों का खेल है, मोशन से। हम इस फिजिक्स में सेंटिमेंट्स को नहीं पढ़ते, लेकिन मोशंस को तो स्टडी करते हैं। और ये हम जान गए कि बॉडीज होती हैं, और बॉडीज की परिभाषा हम लोग पिछले यूनिट में जान चुके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ये टाइटल पढ़ा हुआ है, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसके पहले आपने काइनेमेटिक शब्द सुना होगा, उसमें फोर्स के स्वरूप को जाने पहचाने बिना स्टडी करते हैं, वो काइनेमेटिक्स होती है। जब फोर्स को भी आप कंसीडर कर लेते हो अपनी दायरे में, तो वो डायनामिक्स हो जाती है। फोर्स का रोल आप अच्छे से इंक्लूड करते हो तो वो डायनामिक्स हो जाती है। हमें वही पढ़ना है इस यूनिट में। बहुत ये समझ लीजिए कि जीवन के उद्देश्य में शामिल होना चाहिए फिजिक्स की पढ़ाई, इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखिए आपके जन्म से जुड़ा, भाई आप लाइट पढ़ते हो फिजिक्स में, साउंड पढ़ते हो, हीट पढ़ते हो, और मैटर के अंदर जाके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर के जब स्ट्रक्चर को जाने, चार्ज का खेल हुआ, उसको यूटिलाइज किया, ऐसे ही तो ज्ञान बढ़ता चला जाता। मैं अभी बात बता रहा था कि अनंत की तरफ हमने देखना शुरू किया। हम शून्य की तरफ भी तो देखना होता है। आप छोटे से उस एटम को भी स्टडी करते हो, जो कि हमको अपने आंखों से दिखाई भी नहीं देता। उसके अंदर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या लॉज लग रहे हैं, ये भी तो आप पढ़ते हो। ये हमारा दायरा है। इसके पहले जब 19th सेंचुरी के पहले 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, अब बिफोर क्राइस्ट भी इतिहास में जाएंगे, उसके पहले बहुत सारे अंधविश्वास भरे हुए थे। अगर कोई साइंटिफिक बात करता था तो वो पनिश किया जाता था। आपने सुना ही होगा सुकरात के साथ क्या हुआ था, केपलर के साथ क्या हुआ था, कितना कष्ट झेल के साइंस का विकास हो पाया है। बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज में आए हैं कि हमने डिफरेंट बॉडीज या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करना शुरू किया, और आज हम और बहुत सारे एडवांस एज में पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये जो मैकेनिक शब्द है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, आप जानते हैं। मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का समूह बॉडी होती है। अब आपने जैसे आप लिखा डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ब्रैकेट में आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जगह बॉडी भी कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं? अब मैं उन बातों पे आता हूं, न्यूटन तक। भाई क्या आप न्यूटन जैसे नहीं बनना चाहेंगे? अगर आपने फिजिक्स पढ़ी, अच्छे नंबर आते हैं आपके, आप अपने आप को होशियार समझते हो, या सिर्फ होशियार समझने के साथ साथ होशियारी के काम करना भी चाहते हो फ्यूचर में, तभी तो आपकी होशियारी, होशियार हैं अभी होशियारी सिद्ध होनी बाकी है। सोचे कि स्पेस क्या है, कैसे डिफाइन करें। वैसे तो लगता है कि जो मैटर हटा दो, गायब कर दो, जादू से सब कुछ, न कोई स्टार है न कोई प्लैनेट है, सब साफ हो गया,
सब विलुप्त हो गया, तो क्या बचेगा? स्पेस। मतलब टोटली वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब पदार्थ का ही जाना नहीं, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हटा दीजिए। जब रेडिएशन ही नहीं होगा जब कुछ होएगा ही नहीं, है कि नहीं? उसको कहते हैं नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, वो स्पेस है। लेकिन स्पेस को हमें, चूंकि है स्पेस, तो स्पेस को जानना है हमें। अब स्पेस को ऐसे तो देखने भर से काम तो नहीं चलेगा। पॉइंट्स, अनंत पॉइंट्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की बात हमें करनी है, ठीक है ना? न्यूटन के समय तक ये मानना होता था कि डिस्टेंस इज एब्सोल्यूट, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को हिंदी में जानते हो क्या होता है? कहते हैं परम। मतलब उसके आगे कोई चीज हाईएस्ट पहुंच को व्यक्त करता है, परम या एब्सोल्यूट शब्द। ईश्वर को ही एब्सोल्यूट माना जाता है, ठीक है? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिमेन्स अनचेंज, ऐसा न्यूटन का मानना रहा है अप टू 19th सेंचुरी। हम रेस्ट में भी रह सकते हैं, हम मोशन में भी रह सकते हैं। तो हम कैसी भी स्थिति में हो, चाहे रेस्ट में कोई बॉडी हो, चाहे मोशन में हो, अगर उसकी लंबाई जो है वही रहेगी, ऐसा न्यूटन का मानना था। इसी को एब्सोल्यूट कहते हैं। दूसरी बेसिक चीज क्या है? टाइम। क्योंकि टाइम से ही सारी चीजें, मोशन को उसी के रिलेटिव समझा जाता है। समझ गए ना? टाइम को भी उन्होंने एब्सोल्यूट कहा था। हालांकि टाइम की डेफिनेशन अभी तक सही बन नहीं पाई है। टाइम इंटरवल हम लोग जानते हैं, 1 सेकंड क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है, 1 घंटा क्या होता है। किसी इवेंट के जो इंटरवल है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यूटन के समय तक न्यूटन का स्वयं का ये मानना था कि टाइम इंटरवल इज एब्सोल्यूट। माने जैसे स्पेस में जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट है, टाइम इंटरवल भी एब्सोल्यूट है। टाइम इंटरवल, ये घड़ी इतनी ही समय देगी। अगर आप एक ऐसे एरोप्लेन में बैठ जाते हैं जो कि बहुत तेजी से चल सकता है, तो भी घड़ी का इंटरवल यही दिखाई देगा। ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, या थोड़ा बहुत, क्योंकि आप केवल सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के बेस के आधार पर आइंस्टीन के आने के बाद ये गलत साबित हो गया कि न तो लेंथ एब्सोल्यूट है, न टाइम इंटरवल एब्सोल्यूट है। लेंथ भी बदल जाती है, टाइम भी बदल जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर उन्होंने बताया, पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर बताया। एक चीज और जो बेसिक है, हमने आपको बता दिया मैकेनिक्स क्या है, वो हमने बताया। एक्चुअली ये जो मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से जानी जाती रही है। इसी को क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, अब इसमें जो तुम्हारी बुक है उसमें पॉइंट वाइज, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। भाई एक्चुअली है क्या कि हमने स्पेस को 3 डायमेंशनल समझ लिया है। इससे तो हम लोग एग्री करते हैं, और उन 3 डायमेंशंस को हमें स्टडी करना है। मोशन को, क्योंकि मोशन के बिना हम फिजिकल वर्ल्ड को समझ नहीं सकते। तो हमने
मैथमेटिक्स भी बनी तो मैथमेटिकली हमने 3 एक्सेस XYZ ले ली और जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को फ्रेम कहा। और कौन सा फ्रेम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बॉडी मूव कर रही है, किसी के रिलेटिव मूव करेगी, कोई ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्व करेगा, रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस शब्द को और जानना, ठीक है ना। तो इस तुम्हारी जो बुक है इसमें इन्होंने बहुत छोटे से में हिस्ट्री को समेटने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपके लेवल पे मैं एग्री करता हूँ इनके लिखने की शैली पे। इन्होंने क्या क्या दिया है जिसको आपको बुक देखने को मिले तो आप पढ़िए। इन्होंने इंट्रोडक्शन में यही सारी बातें बताई हैं। मैकेनिक्स क्या है, तो ये फिजिकल बॉडीज़ की जो एक्चुअल इन्होंने जो लिखा है द पॉसिबल एंड एक्चुअल मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वेदर लार्ज और स्मॉल, हमने कहा लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है, फॉल अंडर दी डोमेन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर छोटी भी इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी आप बताओगे और प्लैनेट की भी स्टडी बताओगे। तो एक डोमेन बना लिया आपने, उस डोमेन में सारी टाइप की बॉडीज के मोशन को स्टडी करना है। मैकेनिक्स एक डोमेन है, डोमेन में सारी बॉडीज हैं उनको स्टडी उसके अंतर्गत आती है। फिर इन्होंने लिखा द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा, पाथ ऑफ एन आर्टिलरी सेल और स्पेस सैटेलाइट सेंट फ्रॉम द अर्थ, ऑल्सो द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी स्टडी करते हैं। बाय वे ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट आर अमॉन्ग इट्स प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स है मैकेनिक्स में, इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ये सब लिखा है अप टू द एंड ऑफ 19th century न्यूटोनियन मैकेनिक्स और व्हाट मे बी टर्म्ड एज द क्लासिकल फिजिक्स dominated the period and solved a number of existing problems of the day। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया न्यूटोनियन मैकेनिक्स के द्वारा। फिर इन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बेसिक टर्म्स की बात करी है, तो सबसे पहले स्पेस बताया, आप पढ़ लेंगे खुद। फिर इन्होंने पॉइंट बनाए स्पेस के अंदर, स्पेस इज 3 डायमेंशनल, एक हेडिंग डाल के छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया। फिर दूसरा लिखा स्पेस इन यूक्लिडियन द 3 डायमेंशनल स्पेस ओबेज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एक्सिम। एक्सिम का मतलब होता है, जानते हो एक्सिम का मतलब? लॉ, नियम। एक्सिम का मतलब नियम, बस शब्द का परिवर्तन हम न्यूटन लॉ कहते थे, न्यूटन एक्सिम कह दिया। ये लिखा हुआ है न्यूटन्स एक्सिम्स ऑफ मोशन माने न्यूटन्स लॉ ऑफ। अब इसे सरल नियम बता सकते हैं, है ना। तो वही चीज इन्होंने लिखी है और थ्योरम्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब वो ज्योमेट्री में जो आपने पढ़े हैं ना बहुत सारी चीजें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो अगर होती है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की, उसको आप कहते हो डिस्टेंस, और स्पेस स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। दूसरा पॉइंट लिखा एक ट्रायंगल भी बन सकता है वगैरह वगैरह, ये अपने आप को पढ़ लोगे। एक आप डिस्टेंस है, एक ऑल अराउंड ड्रॉ कर दोगे तो वो सर्किल बन जाएगा। ये सब बातें बेसिक में करी हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ए सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस दैट द 3 डायमेंशनल स्पेस possesses यूक्लिडियन फ्लैटनेस। पहले तो हम लोग यही जानते हैं, फ्लैटनेस का मतलब जैसे आप छोटे टुकड़ों में देखते हो तो हमको मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है हमारी आप, लेकिन जब वाइड सेंस में देखते हैं तो वो स्फेरिकल है। यही सारे एक्चुअली क्या है, शुरुआत में जो हिस्ट्री में तो ये सुना करते थे ना कि शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, और इसको आप फ्लैट मानते थे और आसमान को जो है बिछौना धरती का कर ले और आसमान उड़ ले, वो चादर मानते थे। लेकिन वहाँ से हिस्ट्री आपकी शुरू होगी, धीमे धीमे वो मेथड टूटे। तो ये आप सुनेंगे तो आप एक कहानी की तरह पढ़ते चले जाइएगा। हमने बैकग्राउंड में इससे ज़्यादा ही बोल दिया है ना, तो इसको आप पढ़ डालिए। फिर उसके बाद इन्होंने पॉइंट लिखा द फ्री स्पेस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आप स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सब एक समान है, ये होमोजेनियस। स्पेस इज आइसोट्रोपिक, ये सिमेट्री को बताता है कि आप ऑल अराउंड देखेंगे तो एक जैसा ही नजर आएगा। ये इसमें इन्होंने जो लिखा है कि द फ्री स्पेस इज होमोजीनियस, इट मीन्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस आर सेम एट एवरी पॉइंट, दैट इज वन पॉइंट इन स्पेस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी अदर। एक पॉइंट को दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। If we draw a sphere with any given radius in space, the properties of space are the same on any point on the surface of this sphere. It means that one direction in space cannot be distinguished from the other. फिर इन्होंने लिखा है, अब टाइम पे आ गए। स्पेस को इन्होंने बताया कि होमोजीनियस होता है और आइसोट्रोपिक होता है। टाइम के बारे में कहा एब्सोल्यूट होता है। इसमें देखो इन्होंने सेंटेंस क्या लिखा, समटाइम्स वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन एडिशन टू इट्स पोजीशन इन स्पेस। स्पेस में किसकी क्या पोजीशन है, अगर टाइम ना बताया जाए तो अधूरी होती है। इसलिए काफ़ी जगहों पे, काफ़ी मौक़ों पे हम बताते हैं कि किस टाइम पे कौन सी चीज़, चूँकि मोशन है, कोई चीज़ रुकी नहीं रहती। हम लोग भी रुके हुए नहीं हैं, लगता है हम रुके हुए हैं, हमारी अर्थ मूव कर रही है, हम अर्थ का पार्ट हैं, हम भी अर्थ के साथ ही मूव करते हैं स्पेस में। अगर अर्थ की स्पीड 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड है तो हमारी भी स्पीड स्पेस में 30 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगी। तो एज टाइम चेंजेस द लोकेशन ऑफ द बॉडी ऑल्सो चेंजेस। तो वही चीज़ कह रहे हैं, टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। In classical mechanics, time is considered to be absolute. ये हम बात बता चुके हैं आपको। यूनिट ऑफ टाइम आपको पता ही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने टाइम और स्पेस की बात करी, हमने मास की बात नहीं करी। मास किसका होता है, पार्टिकल का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, बॉडीज का मास होता है। तो पार्टिकल क्या चीज़ होती है उसकी भी बात इन्होंने करी। पहले तो कणों को पहचाना गया। तो पार्टिकल ए मटेरियल बॉडी ऑफ निग्लेजिबल डायमेंशन इज कॉल्ड ए पार्टिकल। माने इन्होंने कहा कि एक बॉडी जिसकी लगभग ना के बराबर डायमेंशन होती है, डायमेंशन का मतलब उनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना के बराबर हो तो उसको हम पार्टिकल कहेंगे। ए पार्टिकल में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ज्योमेट्रिकल मास। ये ज्योमेट्री के हिसाब से वो रिप्रेजेंट किसको करता है, मास को करता है। मास को भी हालांकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एब्सोल्यूट ठीक कहा गया था, लेकिन मास वेरिएशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो मास भी आपका वेरिएबल हो गया है आज की डेट में। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार मास इज ऑल्सो एब्सोल्यूट। आप जब छोटे क्लास में पढ़ना शुरू किया फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, टाइम, मास, इन्हीं सबसे तो कुछ बना हुआ है। स्पेस है, स्पेस में बॉडीज हैं, माने पार्टिकल्स हैं, मासेस हैं, और टाइम के हिसाब से मूव करना। यही सब इस फिजिकल वर्ल्ड की कहानी है, यही इसकी एक्टिविटी है, यही हमको भी करना पड़ता है। जैसे भी करना पड़े, हम रेस्ट में नहीं रह सकते, हमें मूव करना ही होगा। गीता के हिसाब से भी कर्म ही सर्वोपरि है, मजबूरी भी है, सर्वोपरि है। जो भी आप मानना चाहें माने, कर्म का मतलब करना, तो करने में मूवमेंट तो आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताया इन्होंने, फोर्स को बताया जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। फिर इन्होंने इनर्सिया को पहचाना, जड़त्व, इनर्सिया है ना। अब मैं उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैटर बताया, फिर रेस्ट एंड मोशन बताया है, फिर रिजिड बॉडीज, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो। ये छोटी छोटी सी बातों से शुरू हुई थी मैकेनिक्स की कहानी। स्पेस को पहले पहचाना, हमारा जन्म हुआ था, देखना शुरू किया, हाँ अरे हाँ क्या है, अरे तो स्पेस है, अरे सब कुछ चल फिर रहा है। इसने कैसे पहचाने, टाइम का कंसेप्ट आया,
टाइम इंटरवल का कंसेप्ट आया। बॉडीज हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, मास वाले पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो भैया हमारा तो दिमाग खराब हो रहा, पढ़ें किसको, समझें कैसे? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बनाते हैं इसमें। अब स्पेस कैसा है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, धीमे धीमे सब लोग जान गए। 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये जान गए। धीमे धीमे करके हम फोर्स को जाने। यही तो सारी चीज़ों को हिस्ट्री में सिमटती चली गई, हम आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद इन्होंने रिजिड बॉडी को लिखा, फिर मास के बारे में लिखा, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास। मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, आप अपने आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स इन्होंने लिखा, डायनेमिक्स आप पढ़ लेंगे। उसके बाद कॉजेज ऑफ मोशन क्या है, जड़ में तो फोर्स ही है, बिना फोर्स लगाए इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहती है ना। तो ये सब बातें इसमें लिखेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद न्यूटन्स एक्सिम्स ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो आप 3 लॉ हैं ये अपने आप पढ़ डालेंगे। और उसमें जो खास बातें जो हैं जो हमें बताने लायक हैं उनको जरूर मैं बताना चाहूँगा। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज, उसकी कुछ सीमाएं हैं न्यूटन के नियम के लागू होने की। तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इफ एन ऑब्जर्वर इज इन एन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकते हो और या किसी निश्चित वृद्धि दर से, यानी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हैं आप, तो क्या देन ही हिमसेल्फ इज एक्सीलरेटेड। भाई अगर हम उस जगह पे हैं जो एक्सीलरेट हो रही तो हम भी एक्सीलरेट होंगे। एंड फॉर हिम द न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज वुड अपीयर टू बी वायलेटेड। ये हमें आगे डिस्कस करना होगा। न्यूटन के नियम में वायलेशन आता है, अच्छे तरीके से लागू हम नहीं कर पाते हैं जहाँ एक्सीलरेशन होता है। To understand it clearly, suppose a body is not acted upon by any force, then its acceleration is 0. अगर फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन 0 है। Relative to an observer present in this frame, but another observer moving with an acceleration relative to the first will see the body be in acceleration due to the fictitious force acting on the body रिलेटिव टू सेकेंड ऑब्जर्वर। तो सेकेंड ऑब्जर्वर को वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा फर्स्ट ऑब्जर्वर को दिख रहा था। द इनहेरेंट लिमिटेशन F इक्वल टू ma इज दैट इट वुड नॉट होल्ड इफ मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। हाँ, एक और बात है, ये तो एक्सीलरेशन की बात है। आपको हमने एडवांस में बताया कि मास वेरिएशन होता है जब हम लाइट की स्पीड के कंपैरेटिव, वो रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है, उससे चलते हैं। जब मास वेरिएशन का फॉर्मूला लगेगा तब भी F इक्वल टू ma सही नहीं रहेगा, वहाँ भी न्यूटन का नियम वायलेट होगा। ऐसा आप अपने आप स्टडी कर लोगे, कोई डेरिवेशन नहीं है, यू कैन स्टडी योरसेल्फ। थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, वैलिड ओनली इफ द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन द इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम बता चुका हूँ ना पहले, वो फ्रेम जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ लागू होते हैं वो इनर्शियल कहलाते हैं, जिसमें नहीं लागू होते हैं वो नॉन इनर्शियल कहलाते हैं। इनर्शियल के एग्जाम्पल क्या हैं, जो रेस्ट में रहते हैं और किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। समझ में आने का। उसके बाद वेट और मास को इन्होंने बताया है। थर्ड लॉ कहाँ लागू नहीं होता है, ये एटॉमिक डिस्टेंसेस पे जाके न्यूटन का थर्ड लॉ लागू नहीं होता है। मैं यहीं पे बात अपनी ख़त्म करता हूँ।